हाय दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं अभिषेक कुमार सिंह करियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज एक नए ऊर्जा और उत्साह के साथ आप सभी तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम लोग एक बहुत ही नए एवं महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है मराठा साम्राज्य। ठीक है, और मराठा साम्राज्य में आज हम लोग मराठा साम्राज्य की स्थापना और उसमें विशेषकर शिवाजी की भूमिका और उनकी जीवनी पे प्रकाश डालेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए आइए हम लोग अपने जो टॉपिक है आज का उसे शुरू करते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मराठा साम्राज्य। ओके दोस्तों, चलिए, यह बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का, क्योंकि यदि हम लोग मराठा साम्राज्य को नहीं समझेंगे तो हम लोग जो ब्रिटिश शासन का प्रसार है भारत में उसको भी नहीं समझ पाएंगे। एवं मुगलों के अतिरिक्त कौन कौन से क्षेत्र ऐसे थे जो ब्रिटिश मतलब जो सत्ता थी यहाँ पे उससे एक प्रबल संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, तो इसे समझना हमारे लिए बेहद ही जरूरी और महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह देखिए, मराठा साम्राज्य के संस्थापक के विषय में आप सभी जानते हैं कौन थे? शिवाजी। ठीक है दोस्तों, शिवाजी ही हमारे मराठा साम्राज्य के संस्थापक रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग शिवाजी के विषय में सबसे पहले देख लेते हैं। ये जो शिवाजी थे ना, इनके जो पूर्वज थे यह सिसोदिया वंश के राजपूत वंश से संबंध रखते थे। कौन से वंश से? सिसोदिया राजपूत वंश। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि आज का जो वीडियो है मराठा साम्राज्य, इसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को मराठा साम्राज्य का जो टोटल हिस्ट्री रहा है, ठीक है, शिवाजी से संबंधित, उसको मैं पहले आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। उसके बाद से मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मराठा साम्राज्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि मेरे लेक्चर में आने वाले हैं उन सभी को लिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे केवल मेरे बातों पे गौर करिएगा, आप लोगों का टोटल जो मराठा साम्राज्य का टॉपिक है वह क्लियर हो जाएगा और इससे संबंधित जितने भी हिस्ट्री की बातें हैं वे भी आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, ऐसा पहली बार होने जा रहा है क्योंकि आप लोगों को एक वीडियो में कहीं भी मराठा साम्राज्य से संबंधित इतने सारे तथ्य नहीं मिलेंगे, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा इसमें। ये देखिए, जो शिवाजी है इनके जो पूर्वज है वह शिवाजी के जो मतलब पूर्वज है वह सिसोदिया वंश के जो राजपूत शासक हुआ करते थे। ठीक है, उन्हीं से संबंध रखते हैं, क्योंकि इनके पूर्वज एक थे सुजान सिंह या सज्जन सिंह। ठीक है, जो कि मेवाड़ में निवास करते थे। और मेवाड़ में हम लोगों ने देखा है, यदि आप लोगों ने पद्मावत मूवी देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि मेवाड़ के जितने भी राजपूत है वह सिसोदिया वंश से संबंधित है। ठीक है, और वहीं के रहते थे कौन? सुजान सिंह या सज्जन सिंह, जो कि शिवाजी के ही पूर्वज हुआ करते थे। परंतु 1603 ईस्वी में जैसे ही पद्मावती को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण किया जाता है मेवाड़ पे, उस समय जैसे ही इसकी भनक लगती है शिवाजी के पूर्वज सुजान सिंह को, वो वहां से पलायन कर जाते हैं और मराठावाड़ क्षेत्र में जाकर के वहां पे निवास करने लगते हैं। धीरे धीरे वहां पे निवास करते करते उनका मन वहीं पे लग जाता है और वे वहीं पे बस जाते हैं। ठीक है, शिवाजी के दादाजी का नाम था मालोजी भोंसले। ठीक है, और शिवाजी के पिताजी का नाम था शाहजी भोंसले। ये जो शाहजी भोंसले थे ना, इनकी 3 पत्नियां थी, जिनमें से पहली पत्नी का नाम था जीजाबाई, ठीक है, और दूसरी पत्नी का नाम था तुकाबाई और तीसरी पत्नी का नाम था नरसाबाई। ओके, ये जो जीजाबाई थी जो कि देवगिरी के यादव वंश से संबंध रखती थी, उन्हीं के गर्भ से शिवाजी का जन्म हुआ था। ठीक है, शिवाजी का जो जन्म है वह 1627 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। यही कारण है कि शिवाजी का नाम शिवाजी रखा गया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। इसके बाद देखिए क्या होता है, जैसे ही शिवाजी के जन्म के कुछ दिन बीते थे, ठीक है, कुछ ही दिनों के उपरांत जो इनके पिता थे शाहजी भोंसले, इन्होंने जीजाबाई को छोड़ करके एक दूसरी महिला तुकाबाई से विवाह कर लिया और इन्हें पूना में ही छोड़ करके और बीजापुर सल्तनत चले गए और वहां पे जाकर के उसी सल्तनत में एक नौकरी पकड़ ली। अब देखिए क्या होता है, ये जो शिवाजी थे, ठीक है, और शिवाजी के जो माता थी जीजाबाई, ठीक है, और जो पूना का जागीर था, ये तीनों पूना में ही दादा कोंडदेव के हवाले कर दिया जाता है। ठीक है, यानी जो इनके पिता थे शाहजी भोंसले, ठीक है, शाहजी भोंसले, ठीक है, इन्हीं का एक बहुत ही करीबी एवं विश्वासी मित्र हुआ करते थे जिनका नाम था दादा कोंडदेव। ठीक है, यहाँ पे दादा लिखने का तात्पर्य यह नहीं है कि यह शिवाजी के दादा ही थे। ठीक है, इनका नाम ही था दादा कोंडदेव। ओके, क्योंकि शिवाजी के जो दादा थे उनका नाम था मालोजी भोंसले। ओके,
तो यहाँ पे क्या किया था शाहजी भोसले ने कि शिवाजी और इनकी माता और पूना की जागीर को दादा कोंडदेव के संरक्षण में छोड़ दिया था, ठीक है, और इन्हीं के संरक्षण में छोड़ करके वे बीजापुर सल्तनत जा पहुंचे थे। शिवाजी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वह दादा कोंडदेव के ही संरक्षण में होती है, ठीक है, और इन्हीं के द्वारा जितने भी नैतिक बातें हैं वो बताई जाती हैं शिवाजी को, ठीक है। और जो शिवाजी की आध्यात्मिक शिक्षा है वह एक हिंदू धार्मिक विद्वान हुआ करते थे समर्थ रामदास, ठीक है, वह भक्ति संत भी हुआ करते थे, उन्हीं के द्वारा इनकी आध्यात्मिक शिक्षा संपन्न कराई जाती है। शिवाजी के जो माता थी जीजाबाई, ठीक है, यह एक बहुत ही कट्टर धार्मिक प्रवृत्ति की महिला हुआ करती थी, ठीक है, और इनके जो गुरु हुआ करते थे समर्थ रामदास, वह भी एक कट्टर हिंदू प्रचारक थे, ठीक है। यही कारण है कि जो शिवाजी थे इन पे हिंदू धर्म का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा एवं वे अपने माता के विचारों से अधिक प्रभावित थे, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, जैसे ही ये 13 वर्ष की आयु को पार करते हैं, यानी 1640 ईस्वी में इन्हें पूना की जागीर सौंप दी जाती है, ठीक है। यानी जो शिवाजी का जागीर था शाहजी भोसले द्वारा दिया गया था दादा कोंडदेव के संरक्षण में, अब दादा कोंडदेव द्वारा उस जागीर का जो संरक्षण है अब शिवाजी को दे दिया जाता है और शिवाजी को वहां का जागीरदार घोषित कर दिया जाता है। परंतु जो शिवाजी थे यह एक साम्राज्यवादी व्यक्ति थे, यह नहीं चाहते थे कि जो हमारा जागीर है वह केवल पूना तक ही सीमित रहे, यानी जो हमारे भारत में विदेशी सत्ता है मुगल सत्ता, उसको भी हम लोग यहाँ से उखाड़ फेंके और जितने भी भारत के क्षेत्र है उस पर हम सभी मराठों का ही कब्जा हो, ठीक है दोस्तों। और इसी उद्देश्य से इन्होंने 1640 ईस्वी के दशक से ही अपना विजय अभियान शुरू कर दिया, ठीक है। और 1646 ईस्वी में यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया कि 1640 ईस्वी के दशक से ही शिवाजी ने अपना विजय अभियान शुरू कर दिया था, ठीक है। शिवाजी का विजय अभियान शुरू हो जाता है, ओके। इनका जो प्रथम अभियान था, ठीक है, वह बीजापुर या कर्नाटक के विरुद्ध था और 1646 ईस्वी में इन्होंने तोरन के किले पे कब्जा किया, 1647 ईस्वी में कोंडन के किले पे, 1654 ईस्वी में पुरंदर के किले पे कब्जा किया इन्होंने और 1656 ईस्वी में जामली के किले पे अधिकार किया। 1657 ईस्वी आते आते इन्होंने पूना, कल्याण, चाकन और जो कोंकण के क्षेत्र थे उस पर भी अधिकार कर लिया। अब ये जो शिवाजी के सफल विजय अभियान थे ना, इससे मराठों को तो नहीं परंतु इनके जितने भी प्रतिद्वंदी, ठीक है, या पड़ोसी राज्य हुआ करते थे उनको इससे बहुत ही अधिक परेशानी थी, क्योंकि वे मतलब ऐसा सोच रहे थे कि जो शिवाजी जिस प्रकार से सफल विजय अभियान करते जा रहे हैं उस प्रकार कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों का भी क्षेत्र शिवाजी के ही अधिकार क्षेत्र में आ जाए। इससे जो सबसे अधिक जलन था वह बीजापुर साम्राज्य को था, क्योंकि जो उस समय का बीजापुर साम्राज्य का शासक हुआ करता था यूसुफ आदिल शाह द्वितीय, ठीक है, वह इस भय में ही था कि जो अगला टारगेट है शिवाजी का वह कहीं बीजापुर साम्राज्य ही ना हो जाए, ठीक है। और इसी उद्देश्य से यूसुफ आदिल शाह द्वितीय ने शिवाजी के किसी भी प्रकार के सख्त कदम आगे बढ़ाने से पहले ही उसने अपना कदम आगे बढ़ाया और अपने सेनापति अफजल खां को 1659 ईस्वी में शिवाजी के विरुद्ध विजय अभियान के लिए भेजा, ठीक है। 1659 ईस्वी में जब अफजल खां शिवाजी के विरुद्ध विजय अभियान करने के लिए निकलता है तो वह सोचता है कि जो मराठावाड़ क्षेत्र है वह दुर्गम पहाड़ी इलाका है, ठीक है, और उस समय शिवाजी का जो शिवाजी की महत्व थी, ठीक है, वह बहुत ही अधिक थी, क्योंकि जो शिवाजी थे वे उस समय गोरिल्ला युद्ध पद्धति, ठीक है, शिवाजी गोरिल्ला युद्ध पद्धति को जानते थे, ठीक है, और शिवाजी के समय में गोरिल्ला युद्ध पद्धति में इनका कोई और दूजा नहीं था, यानी कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति नहीं था जो कि गोरिल्ला युद्ध पद्धति में शिवाजी को पराजित कर सके। और जो मराठावाड़ी क्षेत्र था दुर्गम पहाड़ी इलाका, इसी से शिवाजी बहुत अच्छी तरह से परिचित थे, अतः शिवाजी से वहां प्रत्यक्ष रूप से युद्ध लड़ना अफजल खां के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। अतः यही कारण है कि अफजल खां द्वारा बल से अधिक छल को महत्व दिया जाता है और उसने अपने एक दूत कृष्णजी भट्ट को संधि का प्रस्ताव लेकर के शिवाजी के दरबार में भेजता है, ठीक है। वह प्रस्ताव कुछ ऐसा था, उस प्रस्ताव के अनुसार दोनों गुट के शासकों को अपने एक एक सेवक के साथ बिना किसी हथियार के संधि स्थल पर मौजूद होना था। परंतु जो शिवाजी थे यह बहुत ही चतुर
और कूटनीतिक व्यक्ति थे। ये दुश्मन की प्रत्येक चाल से भली भांति परिचित थे। यही कारण है कि इन्होंने संधि स्थल पर पहुंचते वक्त अपने हाथ में एक बाघनखा पहन रखा था। ओके दोस्तों, जैसे ही ये संधि स्थल पर पहुंचे और संधि की बातें शुरू हुई अफजल खां और शिवाजी के बीच, ठीक है। उस दौरान अफजल खां ने अपने छल को प्रकट किया और एक धारदार हथियार द्वारा शिवाजी के ऊपर वार कर दिया, परंतु शिवाजी ने भी इसमें तनिक भी चूक नहीं बरती और उन्होंने अपनी बाघनखा को अफजल खां की गर्दन में घुसेड़ दिया, जिससे अफजल खां वहीं पे मारा गया। अफजल खां की इस मृत्यु के कारण शिवाजी की जो ख्याति थी पूरे भारत में बढ़ गई। यह घटना जैसे ही औरंगजेब को पता चली, जो उस समय का मुगल बादशाह हुआ करता था, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि 1657 ईस्वी से 1660 ईस्वी के बीच औरंगजेब उत्तराधिकार के युद्ध में फंसा रहता है और उससे बीच वह मुगल बादशाह भी बन बैठता है, ठीक है दोस्तों। तो औरंगजेब को सबसे अधिक इससे द्वेष होता है और उसको भय भी उत्पन्न होता है। वह शिवाजी के जो यह छवि थी, शिवाजी की यह जो छवि बन रही थी, उसको जल्द से जल्द कुचलना चाहता था, क्योंकि जब औरंगजेब अहमदनगर का सूबेदार हुआ करता था, जब शाहजहां मुगल बादशाह हुआ करता था, तो उस समय उसकी टक्कर शिवाजी से हो चुकी थी, क्योंकि 1657 ईस्वी में जब शिवाजी और औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ था तो उसमें औरंगजेब ने शिवाजी को पराजित भी किया था। परंतु 1657 ईस्वी से लेकर के 1660 ईस्वी के बीच औरंगजेब उत्तराधिकार के युद्ध में इस कदर फंसा रहा कि उसने शिवाजी की तरफ तनिक भी ध्यान नहीं दिया, और इसी का फायदा उठाते हुए शिवाजी ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी, अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही औरंगजेब को यह बात पता चलती है, उसे रहा नहीं जाता है और यह तुरंत ही अपने मामा शाइस्ता खां को दक्कन अभियान के लिए नियुक्त करता है, ठीक है, और दक्कन की सूबेदारी देकर के उन्हें दक्कन में भेज देता है और कहता है कि आप जाकर के शिवाजी का जो अधिकार क्षेत्र है उस पर कब्जा कर लीजिए, ठीक है। अतः शाइस्ता खां 1660 ईस्वी में दक्कन अभियान के लिए निकल पड़ता है और 1663 ईस्वी के करीब करीब वह पूना, चाकन, कल्याण आदि के किलों पे अधिकार कर लेता है। ओके, यहां तक ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक रात क्या होता है कि 1663 ईस्वी में ही वह पूना के किले में विश्राम करता है। कौन? शाइस्ता खां, ठीक है। उसी समय क्या करते हैं शिवाजी कि अपने पूरे सैन्य शक्ति के साथ इस पे अटैक कर देते हैं, परंतु जो शाइस्ता खां है वह यहां से बच निकलता है और किसी भी तरह करके यहां से भाग जाता है, परंतु जो उसका पुत्र था फतेह उल दाऊद वह इस किले में फंस जाता है और शिवाजी के ही सैनिकों द्वारा वह मारा जाता है। इस घटना से औरंगजेब बहुत ही क्षुब्ध हुआ, ठीक है। उसने शाइस्ता खां को दक्कन की सूबेदारी से पदच्युत कर दिया और उसे बंगाल का सूबेदार बना दिया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या होता है। जैसे ही 1663 ईस्वी में शाइस्ता खां का दक्कन अभियान असफल होता है, यानी औरंगजेब का दक्कन अभियान असफल होता है, यहां पे शिवाजी ने एक और झटका दिया औरंगजेब को। हालांकि दक्कन अभियान की असफलता का जो घाव था वह औरंगजेब के लिए अभी भरा नहीं था, परंतु यहां पे औरंगजेब के लिए एक और झटका तब महसूस हुआ जब शिवाजी ने 1664 ईस्वी में सूरत की लूट को अंजाम दिया, ठीक है। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने अपने पूरे सैन्य शक्ति के साथ सूरत पे चढ़ाई किया, जो उस समय का मुगलों का एक प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करता था, और वहां पे चढ़ाई करके करीब 1 करोड़ संपत्ति की लूट किया, ठीक है, और लूट करके पुनः मराठावाड़ क्षेत्र है। यहाँ पे जो शिवाजी थे इनकी सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक चाल यह थी कि इन्होंने अपनी लूट कांड के दौरान किसी भी यूरोपीय कंपनी को या किसी भी यूरोपीय फैक्ट्री को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया, जिससे वे यूरोपीय व्यापारी जो थे यहाँ पे भारत में, ठीक है, सूरत में मौजूद थे, उन्होंने भी शिवाजी को रोकने का किसी भी तरह का विरोध नहीं किया, ठीक है दोस्तों। चलिए, यहां तक आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग। अब जैसे ही औरंगजेब को पता चलता है कि पहला नंबर बात कि बंगाल का जो सूबेदार नियुक्त किया गया था शाइस्ता खां, जिसने दक्कन में अभियान चलाते हुए शिवाजी को पराजित करने की कोशिश किया था, परंतु उसके जो अभियान थे वह असफल रहे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ सूरत जो कि मुगलों का प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करता था, वहां पर शिवाजी द्वारा लूटकांड को अंजाम दिया गया, ठीक है। यह औरंगजेब की बर्दाश्त की अब हद सीमा थी, ठीक है, यहां से वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। औरंगजेब ने क्या किया कि जो आमेर का शासक हुआ करते थे जय सिंह, ठीक है, चूंकि जो आमेर हुआ करता था वह मुगलों का ही एक प्रांत हुआ करता था, जो कि सुलहकुल के नीति के तहत मुगलों से जुड़ा हुआ था। वहां के जो शासक हुआ करते थे उन लोगों के साथ एक संधि हुआ करती थी कि यदि किसी भी प्रकार के
हमें सैन्य शक्ति की आवश्यकता पड़े तो आप लोग को हमारी मदद करनी होती। ठीक, यही कारण था कि आमेर के शासक जय सिंह ने इस अभियान में औरंगजेब का साथ दिया और दक्कन अभियान का खुद नेतृत्व किया, यानी स्वयं नेतृत्व किया। ठीक है दोस्तों, और जय सिंह द्वारा 1665 ईस्वी में शिवाजी के क्षेत्रों पे आक्रमण किया जाता है और वहां पे शिवाजी को पराजित किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो जय सिंह हुआ करते थे यह बहुत ही महत्वपूर्ण एवं महान राजपूत शासक हुआ करते थे और इन्होंने अपने बहुत ही महत्वपूर्ण सैनिकों के साथ शिवाजी के प्रदेशों पर आक्रमण किया था। ठीक है, जिसका सामना नहीं कर पाते हैं शिवाजी और उसमें पराजित होता है। जैसे ही शिवाजी यहाँ पे पराजित होते हैं, ठीक है, उन्हें एक संधि करनी पड़ती है जय सिंह के साथ। ठीक है, और उस संधि में यह प्रस्ताव रखा जाता है कि जो 35 किले जीते हैं आपने, ठीक है, यानी जय सिंह द्वारा यह कहा जाता है शिवाजी से कि जो 35 किलो पे अधिकार है आपका, ठीक है, उसमें से जितने 23 किले मुगलों का है, ठीक है, जिसपे आपने आक्रमण करके उस पर अधिकार किया है, वो जो 23 किले है उसे पुनः मुगलों को वापस कर दिया जाए और केवल 12 किलो पे आपका अधिकार है। ओके, और दूसरे नंबर पॉइंट में यह कहा गया कि आपकी जो उपस्थिति है मुगल दरबार में वह तो अनिवार्य नहीं की जाएगी, परंतु जो आपके बड़े पुत्र है संभाजी, उनकी उपस्थिति अनिवार्य कर दी जाएगी मुगल दरबार में और उन्हें 5000 का मनसब प्रदान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला पॉइंट था कि यदि कभी मुगलों द्वारा बीजापुर पे अटैक किया जाता है तो उसमें आपको यानी शिवाजी को सहयोग प्रदान करना होगा। ठीक है, अर्थात यही तीन शर्त थी जिन पे शिवाजी को हस्ताक्षर करने पड़े। और उसके उपरांत जय सिंह ने शिवाजी से आग्रह किया कि आप मुगल दरबार चले, वहां पे औरंगजेब द्वारा आपका भव्य स्वागत किया जाएगा, आपको मुगल दरबार में एक उचित पद प्रदान किया जाएगा, आपको किसी भी प्रकार के अपमान का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मगर यहाँ पे कुछ इसका विपरीत होना था। हालांकि जय सिंह की बातों को नहीं माने थे शिवाजी, परंतु जो जय सिंह का पुत्र गया हुआ था उसके साथ में, जिसका नाम राम सिंह था, उसने भी शिवाजी से बहुत ही ज्यादा आग्रह किया। ठीक है, और उन्हें मुगलों के दरबार में चलने को कहा और बोला कि यदि वहां पे आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो हम लोग हैं। ठीक है, यदि आपको हम लोग यहाँ पे पराजित करके ले जा रहे हैं तो हम लोगों में इतनी शक्ति है कि आपको वहां से छुड़ा भी सकते हैं। ठीक है, यही कारण है। ठीक है, और उसके आग्रह से विवश होकर के शिवाजी अपने बड़े पुत्र संभाजी के साथ मुगलों के दरबार में प्रवेश करते हैं। ठीक है, परंतु जब वे मुगलों के दरबार में जाते हैं तो औरंगजेब द्वारा उनके साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया जाता है और इन्हें मुगलों के दरबार में एक उचित स्थान भी प्राप्त नहीं होता है। परंतु जो शिवाजी थे यह बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे, यह किसी की अधीनता को नहीं मानना चाहते थे। यही कारण है कि इन्होंने मुगलों के दरबार में ही औरंगजेब का विरोध किया, जिससे औरंगजेब बहुत ही अधिक क्रुद्ध हुआ और उसने आदेश दिया कि इन दोनों यानी पिता और पुत्र को गिरफ्तार करके कैदखाने में डाल दिया जाए। और यही हुआ भी, दोनों को गिरफ्तार कर दिया गया और जो राम सिंह का निवास हुआ करता था आगरा में, जिसका नाम जयपुर महल था, उसमें इन दोनों को कैद कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब औरंगजेब द्वारा शिवाजी और संभाजी को कैद करके रखा गया था तो उसे मतलब किस किले में रखा गया था। ठीक है, तो उसका नाम है आगरा का जयपुर महल। ठीक है, जो कि राम सिंह का निवास स्थान हुआ करता था। अब देखिए क्या होता है, 2 साल तक, करीब 2 साल तक ये जो शिवाजी और संभाजी है दोनों उस किले में कैद रहते हैं और 2 साल के उपरांत किसी तरह करके कुछ ऐसा कहानी आता है कि टोकरी में बैठ करके वहां से पार हुए थे। ठीक, तो 2 साल बाद वे उस कैदखाने से छुटकारा पा लेते हैं और वहां से भाग करके 1670 ईस्वी में कहां चले जाते हैं, पुनः मराठावाड़ क्षेत्र। और वहां जाकर के जिन जिन किलों पे पुनः मुगलों का अधिकार हुआ था उस पर पुनः अधिकार करते हैं ये। ठीक है, और वहां पे मराठों का शासन स्थापित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या होता है, जैसे 1670 ईस्वी में ये भागे थे मराठावाड़ क्षेत्र। ठीक है, इन्होंने जाकर के 1670 ईस्वी में पहले तो सारे मुगल किलों पर अधिकार किया, जितने मुगल किले इनके हाथ से निकले थे उस समझौते के अनुसार। ठीक है, और उसके उपरांत 1670 ईस्वी में इन्होंने सूरत की दूसरी लूट को अंजाम दिया। ठीक है, यानी यह 1670 ईस्वी में पुनः सूरत जाते हैं और वहां लूटकांड को अंजाम देते हैं। ओके दोस्तों, अब यहां तक तो आप लोगों का क्लियर हो गया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। ओके, चलिए ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या होता है। अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से शिवाजी मुगलों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है,
परंतु अब यहाँ पे मेन बात आती है 1674 ईस्वी में, ठीक है, 1674 ईस्वी में जो शिवाजी है इन्होंने रायगढ़ के किले में अपना राज्याभिषेक कराया, ठीक है। और इनका जो राज्याभिषेक कराने वाला है उस समय का पंडित हुआ करता था, उसका नाम था विश्वेश्वरैया गंगावट, ठीक है दोस्तों। यह जो विश्वेश्वरैया गंगावट था यह काशी या बनारस का बहुत ही प्रकांड विद्वान था, ठीक है, जिसने 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक कराया। जैसे ही राज्याभिषेक हुआ शिवाजी का और ये मराठों का राजा बन गए यानी शासक बन गए, तब इन्होंने अपने आप को छत्रपति एवं बादशाह की उपाधि से संबंधित, ठीक है दोस्तों, यानी इन्होंने राजा बनते ही, शासक बनते ही छत्रपति एवं बादशाह की उपाधि धारण किया। जब वे 1670 ईस्वी में भाग करके मराठा वार क्षेत्र आए थे, उस समय औरंगजेब ने इन्हें एक कूटनीतिक चाल चलते हुए अपने अधीनता स्वीकार करनी चाहिए थी, ठीक है। और वह कूटनीतिक चाल यह थी कि इनकी जो